सो बच्चों कैसे हो आप सब? होपफुली सब ठीक होगे। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन टेक्निक। तो फटाफट से एक गो थ्रू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब दो कंपोनेंट्स को आप कंबाइन कर देते हो, मिक्स कर देते हो और उसे फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सको दोबारा से, तो उसको मिक्सचर बोलते हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन सी थी? एक होमोजीनियस था और एक हेट्रोजीनियस था। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं दोनों कंपोनेंट्स आपस में, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उसमें क्या होगा, जो दो कंपोनेंट्स है वो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल थे आपके वाटर और सॉल्ट। जब उसको मिक्स कर रहे थे तो वो यूनिफॉर्मली सब मिक्स हो गया था, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या था कि वाटर के अंदर आपने सॉइल डाली थी, सॉइल को ऐड करने के बाद क्या हो रहा था, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, ठीक है, और सॉल्यूट होता है जिसको डिसॉल्व करवाना चाह रहे हो। जैसे हमने सॉल्ट वाटर हम सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो उसके दो कंपोनेंट्स क्या होंगे? वाटर, वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉल्ट वो था आपका सॉल्यूट। ठीक, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्यूट। ठीक है, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि आपको कितना अमाउंट सॉल्वेंट चाहिए और कितना अमाउंट सॉल्यूट चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब इसको आप एक्सप्रेस किस किस से करे थे? तीन टर्म से एक्सप्रेस करे थे, एम बाई एम परसेंट, एक था आपका एम बाय वी परसेंट और एक था आपका v बाय वी परसेंट। इन तीनों के लिए फॉर्मुलेस किए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। फिर बात की थी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना आप अमाउंट सॉल्यूट का ऐड कर पा रहे हो, वो जो एबिलिटी है सॉल्वेंट की उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का अब आप ऐड कर चुके हो, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, जिसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो चुका है, उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कही थी बात की टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है। सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा अगर आप लिक्विड और सॉलिड का केस लेते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर आप लेते हो लिक्विड और गैस का केस, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। और उसके बाद हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी कर्व की। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेपरेशन टेक्निक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग क्या होता है कि जब भी हार्वेस्ट होती है, हार्वेस्ट के बाद जो उसकी स्टॉक्स होती है, स्टॉक्स में से ग्रेन्स को अलग करते हैं पीट पीट कर, उसको थ्रेशिंग बोला जाता है। ठीक है, थ्रेशिंग के बाद क्या होता है, अब आपके पास ग्रेन्स आ गए, उसके बाद विनोइंग होती है ना। विनोइंग से क्या करोगे, मम्मी क्या करती है, गेहूं साफ करती है छाछ का यूज करके। ठीक है, और जब हवा चलती है तो जितने भी उसके पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन के अलावा, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स लाइट वेट वाले, वो सारे हवा से अलग हो जाते हैं और सारा ग्रेन नीचे गिर जाता है, ये विनोइंग होती है। उसके बाद क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। हैंड पिकिंग मतलब ग्रेन्स में से हैवी मटेरियल को अलग करोगे आप, जो भी इम्प्योरिटीज है। ठीक, अब आ जाता है सीविंग। सीविंग में क्या करते हैं, मतलब छानना। मम्मी क्या करती है, रोटी बनाने के लिए आटा छानती है पहले छन्नी से, तो उसको सीविंग बोलोगे आप। फिर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ यूज होता है, मडी वाटर जो होता है आपका, सॉइल वाला पानी जो होगा, उसको जब आप अलग करोगे, सॉइल को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, तो आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे। इसके लिए आप एक फनल लेते हो, फनल में फिल्टर पेपर लगाते हो और मडी वाटर को इसमें पोर करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जितना भी मड होगा या जितनी भी सॉइल होगी वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी और सारा का सारा जो पानी है फिल्टर होके वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर इवेपोरेशन को पढ़ते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है कि मान लो आपने क्या किया, सॉल्ट वाटर लिया, सनलाइट आ रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, जितना भी पानी होगा वो भाप बन के उड़ने लगेगा, सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे एक साइड पर सारा सॉल्ट रह जाएगा आपका। ठीक है,
फिर आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जब आप पानी को क्या छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो जितने भी सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होगा, जो जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो नीचे बैठ चुके हैं, मतलब सेडिमेंटेशन हो चुका है, उसके बाद जब आप पानी को किसी दूसरे बीकर में ट्रांसफर करवाओ, जस्ट ऊपर वाले पार्ट को, सुप्रिनेटेंट को, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डिकेंटेशन। फिर आती है आपके पास एक मैग्नेटिक सेपरेशन की टेक्निक। यूज करते हो आप किसी मैग्नेट का सैंड और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर को अलग करने के लिए। जब आप मैग्नेट को लेके जाओगे इस मिक्सचर के ऊपर, तो क्या होगा, जितनी भी आयरन फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेट पे आके चिपक जाएगी। तो जहां पर मैग्नेट का यूज करोगे आयरन को सेपरेट करने के लिए किसी भी मिक्सचर से, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे अलग किया जाए। अब जैसे क्या था, नमक था, नमक को आपने क्या किया, पानी के अंदर घोल दिया अच्छे से, ठीक है, अब उसको अलग कैसे करोगे, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स पढ़ेंगे हम। ठीक, पहला आपकी टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें, पढ़ते आ जाओ, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप प्योर सॉलिड को इसके सॉल्यूशन में से अलग करते हो, ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में, उसको बोला जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। या फिर इट इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग प्योर सब्सटेंस फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल एक सॉलिड है जो कि क्या होता है, अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न से बना हुआ होता है। अगर हम नेचुरल क्रिस्टल्स की बात करें, जैसे आप चीनी हो गई, ठीक है, चीनी एक क्रिस्टल की फॉर्म है, रॉक सोल्ट हो गया, ठीक है, वो आपका एक क्रिस्टल का फॉर्म है। अब हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट क्या होता है, व्हाइट कलर का कुछ पाउडर होता है, ठीक है, जब इसको मिलाया जाता है पानी में और चीजें ऐड करी जाती हैं, तो इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन पूरा प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, आपको ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये होता क्या है, कैसे क्या प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा क्रिस्टल्स बनाने के लिए। क्या यहाँ पर हमने लिया है, पहले तो हमने कॉपर सल्फेट लिया है इम्प्योर फॉर्म में, ठीक है, क्या करा, फिर हमने इसे पानी में ऐड कर दिया, स्टीयरिंग रोड से इसको मिक्स कर दिया। अब आपके पास क्या बन चुका है, इम्प्योर सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब आप तब तक ये ऐड करते गए कॉपर सल्फेट इम्प्योर वाला जब तक ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि इसमें और पार्टिकल्स ऐड ना हो पाए, इस वाले सॉल्यूशन में अब आप और कॉपर सल्फेट को ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, आपने डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 डाला, ये सारी इंप्योरिटीज को डिसॉल्व करवा देगा। फिर ये आपके पास इम्प्योर सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रॉपर से आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसका फिल्ट्रेशन करोगे, इंप्योरिटीज होती है वो फिल्टर पेपर में रह जाती है, फिर सारा का सारा सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको बर्नर पे रख दोगे, बर्नर पर हीट होगा ये, और फिर उसके बाद हीटिंग के बाद इसको क्या करोगे कि इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे कूल वाटर बाथ के अंदर। ठीक है, नीचे क्या किया आपने, एक और बाउल लिया, उसके अंदर बर्फ डाल दी है, पानी डाला है, और उसके अंदर ये चाइना डिश उठा के इसमें रख दी है। और जब कॉपर सल्फेट ठंडा होता है तो उसके प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आपको ब्लू कलर के, जैसा कि ऊपर वाली स्लाइड में दिखाया था, ये आपके क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है। ठीक है, सबको क्लियर है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हो आप, होमोजीनस मिक्सचर में से एक प्योर फॉर्म में सॉल्यूट को निकालोगे, ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉल्यूट को निकालोगे, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोल दिया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं, आपकी नेक्स्ट टेक्निक है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन यूज होता है, अगर आपने क्या किया, लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो आप डिस्टिलेशन का यूज करके उसको दोबारा से सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि पानी के अंदर मैंने डाल दिया एसीटोन, एसीटोन और पानी को मिक्स कर दिया, तो आप उसको अलग कर सकते हो डिस्टिलेशन का यूज करके। अब हम प्रिंसिपल समझते हैं कि इसमें होता क्या है। बेसिकली डिस्टिलेशन में होता है कि आपने क्या किया, लिक्विड स्टेट में एक मिक्सचर लिया, लिक्विड स्टेट में एक मिक्सचर है, उसको आप करवाओगे पहले हीट, ठीक है, हीट करवाने के बाद क्या, उसके वेपर्स बनेंगे। सबको पता है लिक्विड जब हीट होता है तो वेपर स्टेट में चला जाता है, वेपर स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, वहां पर आप एक लगाओगे कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कूलिंग करवाना दोबारा से, ठीक है, तो ये वेपर जब ठंडे होंगे,
जब कंडेंसर आएगा कूल होगा तो ये दोबारा से लिक्विड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लिक्विड वापस से आते हैं ये डिस्टिलेट होते हैं, आपकी प्योर फॉर्म में लिक्विड मिलेगा ये आपको। अभी आगे सेटअप करवाऊंगी, वहां प्रॉपर वर्किंग समझाऊंगी। अभी बेसिक इतना समझो कि हो क्या रहा है, एक बार लिक्विड से वेपर बन रहे हैं और दोबारा से वेपर से लिक्विड बन रहे हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिस्टिलेशन होता क्या है। डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन क्या है, ये एक मेथड है जिसमें आप क्या करोगे, प्योर लिक्विड्स को सेपरेट आउट करोगे उसके सॉल्यूशन में से। किसका यूज करके, पहले तो आप उसका इवेपोरेशन करवाओगे और फिर उसके बाद उसका कंडेंसेशन करवाओगे। अब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन होता है जब क्या होगा, लिक्विड स्टेट से ये चला जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे, इसके गैसियस स्टेट में चला जाएगा, तो ये होता है इवेपोरेशन। अब कंडेंसेशन क्या है कि जब आपका जो वेपर्स बने थे, वेपर्स वापस से चेंज हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में, तो ये कंडेंसेशन होता है, ठीक है। एक मेथड है जो आप यूज करते हो प्योर लिक्विड्स को अलग करने के लिए, सॉल्यूशन में से अलग करना है आपने। किसका यूज करोगे, इवेपोरेशन होगा पहले, फॉलोड बाय कंडेंसेशन, उसके बाद आप कंडेंसेशन करवाते हो। अब फटाफट से हम समझते हैं प्रोसेस होता कैसे है। सेटअप ये रहा इसका, डिस्टिलेशन सेटअप ऐसे लगता है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के लिए भी आ जाता है। अब डिस्टिलेशन की अगर हम बात करते हैं, ये आपका कुछ सेटअप है, ये आपका लेबोरेटरी स्टैंड है, सबको पता है लेबोरेटरी स्टैंड होता है। इस पे आपका ये डिस्टिलेशन फ्लास्क रखा हुआ है, उसके ऊपर थर्मामीटर लगा रखा है, नीचे ये जो है आपका वायर गॉज है, नीचे बर्नर लगा रखा है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ पे थर्मामीटर लगा रखा है। और फिर उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपका कंडेंसर है, ये ब्लू ब्लू वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपके पास कंडेंसर लगा रखा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेपर जो है लिक्विड में चेंज होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एक कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ है जिसमें आप डिस्टिलेट को कलेक्ट करोगे, मतलब प्योर लिक्विड को कलेक्ट करोगे, ठीक है। वर्किंग समझते हैं अब इसकी क्या है। मान लो आपने क्या किया, एक मिक्सचर बनाया आपने बीकर के अंदर, उसमें क्या किया, पानी को ऐड किया, वाटर तो था ही सॉल्वेंट, और उसमें आपने क्या किया, एसीटोन को ऐड कर दिया, तो आपके पास मिक्सचर बन गया, ठीक है। मिक्सचर बन चुका है। अब आपके पास लिक्विड को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको उठा के डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल देंगे। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने क्या किया, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर्स को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप एसीटोन का देखो तो वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअल में आपने मिक्सचर यहाँ डाल दिया, यहाँ की कहानी समझते हैं क्या हो रहा है। आप हीट प्रोवाइड कराए जा रहे हो, हीट मिल रही है, हीट मिलने से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पर 1 डिग्री होगा, 2, 3, 4, 15, 20, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा 56 डिग्री सेल्सियस, तो उस पे क्या होगा, अभी हम क्या पढ़ के आए थे, बॉइलिंग पॉइंट है वो एसीटोन का, मतलब उस टेम्परेचर पर आपका जो एसीटोन है वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा। बॉइल होना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जितने भी लिक्विड स्टेट में आपके एसीटोन के पार्टिकल्स हैं वो सारे गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, ये सारे गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस होता है, सारे एसीटोन के पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। गैसियस स्टेट में जाने के बाद वो इस ट्यूब में आएंगे। सिर्फ एसीटोन जा रहा है, वाटर नहीं जा रहा है, सिर्फ एसीटोन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी 56 डिग्री सेल्सियस हुआ है। वाटर कब जाना शुरू होगा, जब टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो एसीटोन निकल निकल के यहाँ पर आ जाएगा। कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसेशन कराएगा। जितने भी वेपर फॉर्म में आपका एसीटोन आया था वो क्या होगा, वो यहाँ से लिक्विड फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाती है दोबारा से यहाँ पे एसीटोन के वेपर्स की। अब लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे वो क्या होगा, इधर से नीचे गिरेगा और आप क्या करोगे, कोनिकल फ्लास्क में सारा एसीटोन कलेक्ट कर लोगे, तो आपको एसीटोन मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। अब बात करते हैं वाटर की। अब क्या होगा, फिर 56 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा 70 डिग्री, 80 डिग्री,
ठीक है। उसके बाद एक टाइम आएगा जब यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस किसका बॉइलिंग पॉइंट है? वाटर का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, हमको पता है जी। अब क्या होगा, वाटर धीरे धीरे गैशियस फॉर्म में जाने लगेगा, गैशियस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, गैशियस फॉर्म में गैस के जो पार्टिकल है वो आगे ट्रेवल होंगे, कंडेंसर के पास आएंगे। कंडेंसर के पास आएंगे तो यहाँ पर लिक्विड में चेंज होते जाएंगे। लिक्विड बनने के बाद वाटर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। एसीटोन वाला कॉनिकल फ्लास्क हटा देना, यहाँ पे एक नया कॉनिकल फ्लास्क रखोगे और उसमें क्या करोगे, सारा वाटर कलेक्ट कर लोगे। तो आपने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर दोनों को अलग अलग कर दिया। तो डिस्टिलेशन बेसिकली वर्क किस पे कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स पर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या होगा, उसके जल्दी से वेपर्स बनेंगे। जितनी जल्दी वेपर्स बनेंगे उतनी जल्दी वो बाहर आ जाएगा पूरे डिस्टिलेशन सेटअप से। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो थोड़ा लेट वेपर फॉर्म में आएगा और उसके बाद लेट निकलेगा लिक्विड फॉर्म में। तो ये था पूरा प्रोसीजर डिस्टिलेशन का। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये कहाँ अप्लाई होता है, परफ्यूम्स बनाने में। जो परफ्यूम्स बनते हैं वो डिस्टिलेशन का यूज करके बनते हैं। जो आपका क्रूड पेट्रोलियम होता है, क्रूड पेट्रोलियम निकाला जाता है, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाओगे आप। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल। ठीक है, और आपका जो गैशियस वाला फ्रैक्शन होगा, जो आपने क्रूड पेट्रोलियम निकाला है, इसमें क्या होगा, जो गैशियस वाला फ्रैक्शन होगा वो एलपीजी होता है, जो कि आप अपने घरों में यूज करते हो। उसे सिलेंडरों में भर के, मेटल के सिलेंडरों में भर के घर घर पहुंचाया जाता है। अब नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं, पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी दो शब्दों से जुड़कर बना है। एक होता है क्रोमा, ठीक है, जिसका मतलब होता है कलर, और ग्राफी का मीनिंग होता है टू राइट। ग्राफिन, ग्राफिन का मीनिंग है टू राइट। तो क्रोमैटोग्राफी क्या हुआ, राइटिंग विद कलर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ कलर्स की बात हो रही है। अब आप इसको यूज कब करोगे, किसी भी एक मिक्सचर्स में से कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करना हो, वहां पर क्रोमैटोग्राफी आ जाता है। जैसे मान लो मेरे पास फ्लावर का कोई पिगमेंट है, अब उस पिगमेंट्स के कलर्ड कंपोनेंट्स को मुझे अलग करना है, तो मैं किसका यूज करूंगी, क्रोमैटोग्राफी का। तो अब इसका प्रोसीजर समझते हैं फटाफट से, होता क्या है क्रोमैटोग्राफी में। सबसे पहले क्या करोगे आप, क्रोमैटोग्राफिक पेपर लो, उसके बाद क्या करते हैं, नीचे से 4 सेंटीमीटर छोड़ के आप पेंसिल से ऐसे लाइन लगा दोगे। अब आपको जो भी आपका सैंपल है, जो भी मिक्सचर का सैंपल है वो लेना है आपने। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक इंक को करके देख रहे हैं। तो इसके बिल्कुल सेंटर में ब्लैक इंक से मैंने एक डॉट लगा दिया। आप जो सैंपल लोगे उसका एक स्पॉट लगाओगे छोटा सा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम बीकर में या ग्लास में सॉल्वेंट भर लेते हैं। सॉल्वेंट जैसे वाटर भर सकते हो आप। ठीक है, अलग अलग मिक्सचर्स के लिए अलग अलग सॉल्वेंट यूज किया जाता है। यहाँ पर लिया हुआ है डिस्टिल्ड वाटर प्लस में रबिंग एल्कोहल थोड़ा सा ऐड करोगे आप। फिर उसके बाद पेंसिल का यूज करके आपने ये क्रोमैटोग्राफी पेपर को सॉल्वेंट के अंदर सेट करना है। ऐसे सेट करना है आपने सॉल्वेंट के अंदर कि ये जो पॉइंट है ना, ये पानी के अंदर ना डूबे। मतलब इसका जो बॉटम वाला पार्ट है सिर्फ वही पानी के अंदर रहे। अब क्या होगा, धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा। पानी ऊपर चढ़ेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा तो इंट्रैक्शंस होंगी इस मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स के और पानी के बीच इंट्रैक्शंस होंगी, उसका रिजल्ट आपको मिलता है क्रोमैटोग्राफी का रिजल्ट। यहाँ पर आपने एक स्पॉट लगाया था, यहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखे जो कि सेपरेट हो चुके हैं इस ब्लैक इंक से, और यहाँ पर आपको एक रेडिश में कुछ स्पॉट्स दिखे। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर क्रोमैटोग्राफी का प्रोसीजर। ये तो होगी बात होमोजेनस मिक्सचर्स की। अब आते हैं हम हेट्रोजीनस मिक्सचर्स पे। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है, जो मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट बात करते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स कर देते हो तो क्या होगा, ठीक है, उसको सेपरेट कैसे करोगे। अब इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड आप उसको बोलोगे जो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पा रहे हैं बट वो लेयर बना लेते हैं एक, तो वो होता है आपका इमिसिबल लिक्विड। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं वाटर और ऑयल की। जब आप वाटर और ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करते हो तो वो मिक्स नहीं हो पाता है, वो लेयर बना लेते हैं। अब मान लो लेयर बन गया, अब आप उसको दोबारा से सेपरेट कैसे करोगे, तो उसी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल को। सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम दोबारा से दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, पहले सेटअप देख लेते हैं। नीचे आपने ये आपका एक लगा हुआ है स्टैंड, लैबोरेटरी स्टैंड। इसके ऊपर ये इस शेप में बीन, सपेरे की बीन टाइप कुछ शेप है, इस शेप में सेपरेटिंग फनल लगाओगे। ये होती है स्टॉप कॉक, यहाँ से आप
मूवमेंट को रेगुलेट करते हो। और फिर यहाँ पर एक ग्लास में आपने कॉनिकल फ्लास्क को रख दिया। अब समझते हैं कि होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। आपने क्या किया, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को मिक्स कर दिया। अब उसको उठा के आप डालोगे इस सेपरेटिंग फनल के अंदर यहां से, ठीक है। सेपरेटिंग फनल में डाला और थोड़ी देर के लिए सेपरेटिंग फनल को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आके देखते हो तो क्या देखते हो आप कि जो ऊपर वाली लेयर है, दो लेयर बन चुकी है, एक ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे लेयर है, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर है वो ऑयल की लेयर बन चुकी है और जो नीचे है वो वाटर रह गया है। अब तो अब क्या करोगे आप, अब आपको इसको अलग करना है। तो इसको क्या करोगे, स्टॉप कॉक को ओपन करोगे। स्टॉप कॉक को ओपन करने के बाद क्या होता है, जितना भी वाटर आता है इस कॉनिकल फ्लास्क में सारा कलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको आप बंद कर दोगे जब बिल्कुल यहां तक पहुंच जाएगा, मतलब एंड तक कि अब ऑयल स्टार्ट होने ही वाला है, तो इसको आप बंद कर दोगे। फिर क्या लेकर आओगे, एक और कॉनिकल फ्लास्क लेके आओगे, फिर इसको ओपन करोगे और फिर थोड़ा सा जहां तक ऑयल तक आए बंद कर दोगे। अब आपके पास यहाँ क्या मिलेगा सेकंड वाले कॉनिकल फ्लास्क में, कि पानी तो आया ही आया आपके पास, पर थोड़ा बहुत ऑयल के कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसको हटा दोगे आप सेकंड वाले को, फिर उस कॉनिकल फ्लास्क में जितना भी आपका मिक्सचर आया था उसको फेंक दोगे। फिर आप थर्ड लेकर आओगे कॉनिकल फ्लास्क, उसमें क्या करोगे, अब सारा तो आप निकाल चुके हो, क्या बचा, ऑयल। तो इसको ऑन करोगे स्टॉप कॉक को और फिर सारा ऑयल कलेक्ट कर लोगे थर्ड कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो आपने क्या किया, आपने मिक्सचर बनाया था ऑयल का और वाटर का। उसके बाद आपने दो अलग अलग कॉनिकल फ्लास्क में दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर लिया, किसका यूज करके, सेपरेटिंग फनल का यूज करके। सेपरेटिंग फनल है, ऊपर आपकी ऑर्गेनिक लेयर रहती है, मतलब जिसमें ऑयल होता है वो, नीचे एक्वस लेयर जैसे कि वाटर वाली लेयर नीचे रहेगी। अब क्या किया था आपने, स्टॉप कॉक को ऑन किया था, स्टॉप कॉक को ऑन करके आपने सारा वाटर कलेक्ट कर लिया था। फिर आपको मान लो यहाँ तक वाटर निकाल लिया आपने। उसके बाद क्या होगा, स्टॉप कॉक को बंद कर दोगे, फिर दोबारा से इसको ऑन करोगे तो ये आपकी जो ये बची है ये आपकी ऑयल की लेयर सेपरेटेड वाली है। यहाँ पर आपने वाटर कलेक्ट कर रखा है। अब नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सबको पता है, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चले जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। मान लो आपको क्या दिया, एक सैंड का और कैम्फर का दे रखा है मिक्सचर, ठीक है। ऐसे पार्टिकल जो सब्लाइम हो जाते हैं, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाएंगे बिना लिक्विड में आए। अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल है मिक्सचर के अंदर जो सब्लाइम हो सकता है, तो आप सब्लिमेशन का यूज करके दोनों को सेपरेट कर सकते हो। सैंड और कैम्फर को आपने अलग करना है, तो देखते हैं कैसे अलग करोगे। आपने क्या लिया यहाँ पे, वायर गॉस, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, ये चाइना डिश है आपकी। चाइना डिश के अंदर मिक्सचर को रखोगे और आपने ये ऊपर क्या लिया है, ये आपके ग्लास फनल है। ग्लास फनल को आपने उल्टा करके रख दिया और एक साइड से कॉटन प्लग लगा दिया है। अब देखते हैं कैसे आप इसको सेपरेट करोगे। सेपरेशन की बात करते हैं। आपने क्या किया था, मिक्सचर लिया था आपने सैंड का और कैम्फर का, तो ये आपका मिक्सचर है सैंड प्लस कैम्फर, ठीक है। इसके बाद आपने इसको उठाकर चाइना डिश में डालना है और बर्नर पे रख देना है। बर्नर पे रखने के बाद आपने वहां पर क्या रखना था, इन्वर्टेड ग्लास फनल को, और ऊपर से कॉटन प्लग लगाना था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये हीट होगा, हीट होने की वजह से जितना भी इसमें कैम्फर प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट चला जाएगा गैसियस स्टेट में, ठीक है। यहाँ पर गैसियस स्टेट में इकट्ठा हो जाएगा फनल के सरफेस के ऊपर, व्हाइटिश आपको दिख रहा है ये। तो कूलिंग के लिए छोड़ते हो, कूलिंग के बाद क्या होगा, फनल के सरफेस पे जो भी कैम्फर चिपका होगा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो जब आप फनल को हटाते हो तो फनल के सरफेस पे आपको कैम्फर मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और चाइना डिश में सारी की सारी सैंड रह जाएगी। तो आपने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया, कैम्फर और सैंड का किसका यूज करके, सब्लिमेशन का यूज करके। अगर आपको दिया होता सैंड और नैफ्थलीन, नैफ्थलीन भी सब्लाइम हो सकता है, तो आप दोबारा से सब्लिमेशन करते हैं वहां पर। तो ये पूरा प्रोसीजर था सब्लिमेशन का। अब डिपोजिशन क्या होता है, कूलिंग होने के बाद वेपर्स क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं दोबारा से सॉलिड में, तो उसको डिपोजिशन बोला जाता है। यहाँ पर पहले तो वेपर स्टेट में थे, जब इसको कूल होने के लिए छोड़ा तो ये दोबारा से सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, तो ये डिपोजिशन हुआ है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है,
दो पार्टिकल्स का जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, बट ये सस्पेंडेड रह जाते हैं, अलग ही रह जाते हैं बिल्कुल ही, जो मिक्स नहीं हो पा रहा है आपस में ढंग से, या तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, वो होता है आपका सस्पेंशन। पार्टिकल ऑफ अनडिसॉल्व सब्सटेंस आर लार्जर इन साइज, इसमें जो पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, जिससे वो मिक्स नहीं हो पाते। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, इतने ज्यादा बड़े होंगे कि आपको नेक्ड आइज से भी सारे पार्टिकल्स दिख जाते हैं, जैसे कि मडी वाटर। अगर हम बात करें मडी वाटर, ठीक है, देखो सारे पार्टिकल जो है नीचे बैठ चुके हैं, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूं तो आपको पार्टिकल्स दिखेंगे हिलते हुए, सबको दिख रहे हो, तो क्या आप पार्टिकल्स को देख सकते हो? इतने लार्ज पार्टिकल साइज इतना लार्ज है कि ये मिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये आपका सस्पेंशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंस सस्पेंशन और इमिसिबल लिक्विड में, इमिसिबल लिक्विड भी नहीं हो पा रहा था मिक्स, सस्पेंशन भी नहीं हो पा रहा था मिक्स। बेसिक डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस है? सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स बॉटम में बैठ जाते हैं और वहां पर क्या हो रही थी, दो अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो रही थी, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन देखें, हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर फैले हुए होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और इमिसिबल लिक्विड क्या है, ये भी हेटेरोजेनस मिक्सचर तो है, पर इसमें क्या होगा, दो लिक्विड्स होंगे जो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड इसमें मिक्स किए जाते हैं, लिक्विड के अंदर आपने सॉइल को डाल दिया और यहाँ पर लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, यहाँ पर लेयर विजिबल होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं सेटलिंग कंपोनेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा था, सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहे थे और यहाँ पर क्या हो रहा था, अलग अलग दो लेयर्स बन रही थी। यहाँ पर सेटल डाउन नहीं होता, यहाँ लेयर्स बनती है, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करो तो मडी वाटर और यहाँ पे ऑयल एंड वाटर। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके ब्लड में से। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सेंट्रीफ्यूगेशन करते कैसे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज दे रखे हैं आपको। सेंट्रीफ्यूज में क्या करोगे, इसके सेंट्रीफ्यूज की ट्यूब्स आती हैं, ट्यूब्स के अंदर आप मिक्सचर को फिल करोगे, मिक्सचर को फिल करने के बाद क्या करोगे, इसमें वापस से लगा दोगे। इसको बैलेंस करके लगाना होता है। बैलेंस कैसे करोगे अब इसको, कि मान लो ऐसे रोटेटर में आपके पास इतनी ट्यूब लगाने के लिए स्पेस है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई एक ही सैंपल लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, यहां पर लगाओगे एक सैंपल। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट वाले जो स्पेस है उसमें भी एक ट्यूब लगानी पड़ेगी आपको। तो आप क्या करोगे, पानी भर के भी लगा सकते हो, ठीक, तो पानी भर के यहाँ पे एक ट्यूब लगा दोगे ताकि ये बैलेंस रहे। अब मान लो आपके पास 3 सैंपल है, 3 सैंपल कैसे लगाओगे, 3 सैंपल लगाते हैं, एक सैंपल यहाँ लगेगा तो एक इसके अपोजिट में लगना चाहिए यहाँ पर, और अगर तीसरा आप यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ पर पानी भर के लगाओगे। कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि तीनों सैंपल को आपने साथ लगा दिया, कि यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, फिर तो ये बैलेंस हुआ नहीं ना। अपोजिट वाले स्पेस में भी आपने एक ट्यूब लगानी होती है, तभी वो बैलेंस होता है और ढंग से रोटेट होता है। वो रोटेट ही नहीं होगा अगर आप उसे बैलेंस नहीं करोगे तो अब क्या, अगर आपने बैलेंस करके सैंपल्स लगा दिए हैं, सैंपल्स लगाने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे रोटेट होना स्टार्ट होगा। आप इसमें कंट्रोल पैनल से सब कंट्रोल करके रखते हो कि कितनी स्पीड से घूमे, कितने टाइम के लिए घूमे एंड ऑल। पहले ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स थे, सबके अलग अलग कंपोनेंट्स थे पहले सारे मिक्सचर में। अब जब ये रोटेट हुआ, रोटेट होने की वजह से क्या होगा, जितनी भी हाई डेंसिटी वाले होंगे, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो वाले पार्टिकल्स पीछे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे, जो लो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे वो आगे की साइड। अब क्या होगा, जब ये पूरा वर्क हो जाएगा, पूरा सेंट्रीफ्यूज का आपने टाइमर लगा दिया, टाइमिंग ओवर हो गई है, फिर जब आप इसको निकालते हो तो आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा कि पार्टिकल्स जो अलग हो जाएंगे। नीचे ब्राउन बिट्स बची है, ऊपर आपके ये पीच वाले बचा है लिक्विड, ठीक है। अब क्या हुआ होगा इसमें कि जो जिसकी हाई डेंसिटी होगी, जो हैवियर होगा, ठीक है, वो नीचे बॉटम में बैठ जाता है और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं।
एक सेंटर है, सेंटर में से क्या लगता है, एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब मानो मैंने स्ट्रिंग के ऊपर मैंने क्या किया, एक स्टोन को बांधा, स्टोन को बांध के मैं तेज 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 घुमा रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि जो सेंटर है ना, सेंटर जहां से घुमा रही हूं मैं, सेंटर पे से बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है उस स्टोन पे, उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही यूज होता है। ये जो सेंटर है ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जितने भी हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं वो सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे आप सेपरेशन कर लेते हो अलग अलग कंपोनेंट्स का। कहाँ यूज किया जाता है, ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आरबीसी और प्लाज्मा। जितने भी आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं वो बॉटम में हो जाते हैं शिफ्ट, और जो प्लाज्मा है वो सुप्रीनिटेंट में रह जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यही है जिसमें आप पार्टिकल्स को अलग करो सेंट्रीफ्यूज का यूज करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं। It is a process in which very fine suspended और colloidal particles come together to form larger particle। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे अलग अलग सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं और एक बड़ा सा पार्टिकल बनाते हैं जिसको फ्लॉक्स बोलते हो आप, मेकिंग देम इजियर टू सेपरेट फ्रॉम लिक्विड। और उसकी वजह से आप इजीली उस लिक्विड में से हटा सकते हो उन फ्लॉक्स को। आपको एक मिक्सचर दे दिया है कि आपने वाटर और सॉइल को मिक्स कर दिया, इसको अब आपने करना है अलग अलग। क्या करोगे अलग, कैसे करोगे, एलम पाउडर आता है, फिटकरी बोलते हो जिसको आप लोग, 1 चम्मच एलम पाउडर हमने उठा के इस मडी वाटर में डाल दिया। अब जब मडी वाटर के अंदर डाला तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो सॉइल के पार्टिकल्स थे वो अब एक दूसरे के क्लोज आने स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये क्लोज आने के बाद ये एक बहुत बड़ा सा पार्टिकल बनाकर नीचे सेटल डाउन हो गए उसी बीकर में। किसकी वजह से हुई ये रिएक्शन, एलम पाउडर की वजह से। एलम पाउडर की वजह से रिएक्शन हुई, तो एलम पाउडर आपका क्या है, कोगुलेंट। एलम पाउडर कोगुलेंट की तरह एक्ट करता है, क्या करेगा, मडी वाटर में से जितने भी सॉइल के पार्टिकल होंगे उनको इकट्ठा कर देगा, इकट्ठा करने के बाद फ्लॉक्स बनेंगे, फ्लॉक्स बनने के बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है और वाटर ऊपर रह जाता है। तो कोगुलेंट क्या है, कोगुलेंट इट इज द सब्सटेंस एडेड टू अ लिक्विड टू कॉज कोगुलेशन बाय हेल्पिंग फाइन पार्टिकल। ये एक सब्सटेंस होता है जो कोगुलेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करवाएगा और उनका फ्लॉक्स बनवाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं फिर पार्टिकल। एलम पाउडर क्या है, एलम पाउडर कोगुलेंट है जो कि यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इंप्योरिटीज को हटाने के लिए। अब सेकेंड हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि दूध को फाड़ते हैं, जब घर में किचन में मम्मी दूध फाड़ती है, पनीर बनाती है, सबको पता है। ठीक है, कैसे करते हैं, दूध है, दूध को गर्म करोगे, उसके बाद उसमें क्या करते हो आप, नींबू निचोड़ते हो। नींबू निचोड़ने के बाद क्या होता है, जितना उसका मिल्क प्रोटीन होता है वो अलग हो जाता है और जो पानी वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट। जो नींबू था वो किसकी तरह एक्ट किया, कोगुलेंट की तरह। कोगुलेशन ही तो हो रहा है वहां पे, जो छोटे छोटे कॉलोइड्स के पार्टिकल थे वो एक साथ क्लम्प हो गए, आप क्लम्प हो गए हैं और उनको आपने क्या किया, मिल्क प्रोटीन को अलग निकाल लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कोलॉइड्स एंड टिंडल इफेक्ट। अब कोलॉइड क्या होता है, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सबसे बड़ी बात तो इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर है पानी, ठीक है, और यहाँ पर दूध। मैं अगर इन दोनों को मिक्स करती हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि पानी और दूध को मिक्स किया है। पानी और दूध को मिक्स करने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, पर ये प्रॉपर मिक्स भी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऑयल सी कुछ लेयर दिख रही है, तो ये प्रॉपर मिक्स भी नहीं हुआ है। पर आपको अगर आप देखो इसको दूर से तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह एक्ट कर रहा है, पर एक्चुअल में इसके पार्टिकल मिक्स नहीं हुए हैं, ना होते हैं, ना ये सेटल डाउन हुआ है नीचे। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल, वो कहीं अलग अलग जगह पे सस्पेंडेड होंगे, घूम रहे होंगे। जो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको बोला जाता है कोलॉइड्स। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि इसमें पार्टिकल जो है वो आपको नजर भी नहीं आ रहे हैं,
पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, जिसका मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके देखोगे तो आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। द पार्टिकल आर लार्जर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होंगे इसके पार्टिकल्स जो होंगे, बट स्मॉल इनफ दैट दे डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। पर ये इतने छोटे होते, ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या था आपका, नमक और पानी। कोलोइड्स हैव टू कंपोनेंट्स, कोलोइड्स के भी दो कंपोनेंट है, जैसे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट थे, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, जिस चीज को आप ऐड कर रहे हो वो डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। जैसे सॉल्यूट ऐड कर रहे थे सॉल्यूशन वाले केस में, तो वो क्या था, सॉल्यूट था। अब कोलोइड्स में उसी सॉल्यूट को नाम दे दिया गया है डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। जिसके अंदर आप ऐड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, वो होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, यानी कि सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को ही दूसरा नाम कोलोइड्स में दे देते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेस को आप ऐड करवाते हो डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर। डिस्पर्स्ड फेस द पार्टिकल विच आर स्कैटर्ड इन कोलोइड सॉल्यूशन, वो पार्टिकल जो स्कैटर फैले हुए हैं पूरे कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर, वो डिस्पर्स्ड फेस होता है। डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, इन विच पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। मीडियम क्या है, जिसके अंदर वो पार्टिकल्स फैले हुए हैं, वो वाला मीडियम, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो मिल्क, स्मोक, बटर, ये सब एग्जाम्पल है आपके कोलोइड्स के। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टिंडल इफेक्ट। ऐसे आपने एक बीकर लिया हुआ है, यहां से आपने क्या की, टॉर्च मारी, टॉर्च मारी, लाइट आएगी। अब क्या होगी, इन पार्टिकल से टकरा के स्कैटर होगी, फैलने लग जाएगी लाइट, ठीक है। तो फैलने लगती है लाइट इनसे टकराकर, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का फैलना, लाइट का अपने पाथ से हट जाना, दूसरी तरफ चले जाना, ठीक है। लाइट का फैलना किसकी वजह से, उन पार्टिकल्स की वजह से। जब लाइट फैलती है तो उसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कि लाइट का फैलना बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की वजह से, पार्टिकल के द्वारा, इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट, उसी को आप बोलोगे टिंडल इफेक्ट। अब इसका नाम टिंडल ही क्यों पड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिसने इसको एक्सप्लेन किया था वो थे हमारे साइंटिस्ट जॉन टिंडल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स ओनली, और ये बात का ध्यान रखना है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो सिर्फ हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर होगी, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर में नहीं होती है। हेट्रोजीनस मिक्सचर मतलब कि आपके जो कोलोइड्स हैं उसके अंदर होगी, सस्पेंशन के अंदर होगी, पर ट्रू सॉल्यूशन में आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे ट्रू सॉल्यूशंस। डिफरेंस देखते हैं तीनों के बीच में। डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन। होमोजीनस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। देखो क्या था ये, पानी और नमक होमोजीनस मिक्सचर है। आपको ऐसा लिखना है ना कि दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं प्रॉपरली, तो होमोजीनस मिक्सचर है। अगर हम बात करें कोलोइड्स की, कोलोइड्स को देखो ध्यान से, क्या आपको ये होमोजीनियस की तरह लग रहा है, या आपको अपीयर हो सकता है होमोजीनियस की तरह, बट एक्चुअल में ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप ऐसे ही लिखोगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बट अपीयर होता है होमोजीनियस की तरह। और सस्पेंशन सबको पता है, सस्पेंशन में हमने क्या लिया था, वाटर और सॉइल। वाटर और सॉइल में आपको पार्टिकल्स दिखेंगे प्रॉपर, देखो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, तो ये आपको देखने से ही पता चल रहा है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इसमें पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर 1 to 1000 नैनोमीटर होता है कोलोइड्स का पार्टिकल साइज, और यहां पर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो जाएगा आपका सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज। तो आपने क्या देखा कि इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो है 1 नैनोमीटर, इस कोलॉइड में जो पार्टिकल साइज है वो है 1 to 1000 नैनोमीटर, और इस सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वो है 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल आर नॉट विजिबल, इसमें क्या होता है, पार्टिकल नहीं दिखते हैं। पानी और नमक के सॉल्यूशन में क्या आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। कोलॉइड में क्या आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स, नहीं दिख रहे। अगर हम बात करते हैं इसकी मडी वाटर की, तो क्या इसमें आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं हमको, तो ये इसमें आपको पार्टिकल्स दिखते हैं, तो वही हमने वहां पे लिखा है, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बट पार्टिकल्स आर विजिबल इन सस्पेंशन। डू नॉट सेटल डाउन, क्या जो ये आपका सॉल्यूशन था ये सेटल डाउन हो पा रहा था, नहीं हो रहा था। अगर हम कोलॉइड्स की बात करें, क्या इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक।
और अगर हम वहीं पे बात करते हैं मडी वाटर की, तो मडी वाटर के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये सेटल डाउन हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन जो है आपका स्कैटर करता है लाइट को, नहीं करता। अभी हम पढ़ के आए होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, लाइट की स्कैटरिंग नहीं करवाता। कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, देखो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। जो आपका कोलॉइड्स होता है वो होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। और जो आपके ये होते हैं सस्पेंशंस वो होते हैं ओपेक। तो ये था एक डिफरेंस सॉल्यूशन कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बीच में। नेक्स्ट कुछ जरूरी बातें, एलॉय। अब एलॉय क्या होता है समझते हैं कि जब आप क्या करो, दो मेटल्स या दो नॉन मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल, इनको होमोजेनियसली मिक्स करवा दो, होमोजेनियस मिक्सचर बना दो इनका, तो वो हो जाता है एलॉय, ठीक है। जैसे एग्जांपल बात करें ब्रास, ब्रास में क्या होता है 80% कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी आपका एक एलॉय है जिसमें क्या होगा 80% कॉपर 20% टिन। स्टेनलेस स्टील, स्टील के बर्तन जो घरों में यूज होते हैं उसमें क्या होता है आयरन होता है और कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन, क्रोमियम, निकेल एंड मोलिब्डेनम। तो एलॉय क्या है, एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। और एग्जांपल में हमने पढ़ा ब्रास, ब्रोंज और स्टेनलेस स्टील। अब बात करते हैं इमल्शन। इमल्शन क्या है, जब आपके कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों ही लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं तो वहां पर इमल्शन फॉर्म होता है। Colloids which have both the dispersed phase and dispersed medium as liquid are called emulsion। वो वाले colloids जिनमें liquid फेस में है कौन, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों ही लिक्विड फेस में है, तो उन कोलॉइड्स को बोल दिया जाता है इमल्शंस। अब ये दो तरह के होते हैं इमल्शंस भी, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। इधर डायग्राम से समझते हैं। ऑयल इन वाटर में जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है वो हो जाता है ऑयल, मतलब ऑयल कम अमाउंट में है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्पर्स्ड मीडियम होता है आपका वाटर। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या है वाटर ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। डिस्पर्स्ड मीडियम कौन है, वाटर। वाटर के अंदर ऑयल की ड्रॉपलेट्स बन रही हैं, ठीक है। ऑयल क्या है कम अमाउंट में है, तो ये कौन सा इमल्शन है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ये इमल्शन में क्या होगा, जो डिस्पर्स्ड फेस होगा अब इस केस में हो जाएगा वाटर, और जो डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है, वो हो जाता है ऑयल। मतलब सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है वाटर, सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है ऑयल। मतलब ऑयल आपने ज्यादा अमाउंट में लिया, ज्यादा अमाउंट में ऑयल है पूरा बीकर में, और जो ब्लू ब्लू वाले आपको ड्रॉपलेट्स से आपको दिख रहे हैं ये वाटर के ड्रॉपलेट्स है। तो इस केस में डिस्पर्स्ड फेस है आपका वाटर और डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाता है आपका ऑयल, ठीक है। तो ये थे आपके इमल्शंस। उसके बाद बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। सीवेज ट्रीटमेंट के मेन 3 स्टेप्स होते हैं, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जितनी भी इंप्योरिटीज होगी वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। कोगुलेशन के अंदर क्या होता है कि आपने एक कोगुलेंट डाला और फिर क्या करोगे, कोगुलेंट डालने के बाद जितनी भी इंप्योरिटीज है वो फ्लॉक्स बना लेंगी, बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लेंगी और सेटल डाउन हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप फिल्ट्रेशन कर देते हो। उसके बाद हम सैग्रीगेटिंग वेस्ट, सबको पता है वेस्ट को कैसे अलग अलग करते हो, एक होता है आपका ड्राई वेस्ट, एक होता है वेट वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट होगा उसको रिसाइकिल कर सकते हो, वेट वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हो उसकी। ड्राई वेस्ट के एग्जाम्पल है पेपर, ग्लास, मेटल, और वेट वेस्ट के एग्जाम्पल होते हैं फूड, स्क्रैप्स। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म। इतना ही था इस चैप्टर में। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आप लोग। तो अब हम बात करते हैं, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे से, उनको सॉल्व करते हैं और फिर आज के क्लास को खत्म करते हैं। A brass alloy contains 70% copper by mass. Calculate the quantities of the copper and zinc present in 120 ग्राम of brass. आपको क्या दिया है, ब्रास दिया है, एक एलॉय है ब्रास, मास ऑफ ब्रास आपको दिया 120 ग्राम्स। अब उसके अंदर क्या है, 70% कॉपर है बाय मास। कॉपर बाय मास कितना है, 70%। आपको दोनों की क्वांटिटी बतानी है कि कॉपर कितना है और जिंक कितना है। ब्रास में क्या था, एक तो कॉपर था, दूसरा था जिंक।
अगर मैं बात करूं कि ब्रास 100% होगा, कॉपर को जिंक में प्लस करती हूँ तभी तो आपके 100% बनेंगे ना। तो क्या मैं जिंक की परसेंट अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, 100 माइनस 70 क्या आ जाएगा, 30%। ठीक है, तो ये जो ब्रास बना है उसमें मैंने 70% यूज किया है कॉपर और 30% यूज किया है जिंक। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। m/m% का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्या आपको कॉपर के केस में मास दिया है, नहीं दिया, वही तो निकालना है। m/m% दिया, हाँ जी दी हुई है, लिख दो 70। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, हाँ जी दिया है 120 ग्राम, तो इसको मान लो x, इसको 120 लिख दो और ये है 100। और इतनी मैथ्स तो सबको आती है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको वहां ले जाओ, x 70 इंटू 120 और ये नीचे आ जाएगा 100। 420 अपॉन 5, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आएगा तकरीबन 84 ग्राम्स। आपने क्या निकाला, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर। अब मैं बात करती हूँ मास ऑफ जिंक। दो मेथड है इसके, पहले देखते हैं मास ऑफ जिंक कैसे निकालोगे। सेम यही फॉर्मूला लगा दो, m/m% इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि जिंक अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। m/m% जिंक का कितना निकाला था हमने, 30%, तो 30 लिख दो यहाँ पे। मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं जी, वही तो निकालना है x, और यहाँ पर हो जाएगा 120 इंटू 100, इसको उधर ले जाओ, 30 इंटू 120 100। $36 grams mass of zinc, 36 grams। और इसका दूसरा मेथड अगर हम देखें, और हम क्या कर सकते थे, ब्रास किन दो चीजों से जुड़कर बन रहा है, ब्रास जो बन रहा है आपके दो चीजों से जुड़ के बन रहा है, एक है आपका कॉपर और एक है आपका जिंक। ठीक है, अगर मैं मासेस की बात करूं, ब्रास का मास क्या है 120, कॉपर का मास हमने निकाला था 84, सॉरी प्लस, प्लस जिंक का मास हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। अब मुझे मान लो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर जाएगा माइनस का होगा, 120 माइनस 84, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 36 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास मास ऑफ जिंक आया 36 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। आपको टेक्निक्स बतानी है कि इनको सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो। मड फ्रॉम मडी वाटर, मड को मडी वाटर से अलग करने के लिए हमने अलग अलग टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें एक होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन लिख सकते हो आप इसका आंसर, फिल्ट्रेशन, या फिर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, और एक और हमने पढ़ी थी टेक्निक कोगुलेशन। सारे आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट इन द ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल में से प्लाज्मा को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट आ जाओ, नैफ्थलीन एंड सैंड। नैफ्थलीन क्या है आपका, सब्लाइम कंपाउंड है, सब्लिमेशन हो सकता है इसका, तो सब्लिमेशन सिंपल सा। नेक्स्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। कॉमन सॉल्ट और वाटर को कैसे अलग करते हो, इवेपोरेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, कैसे अलग अलग करते हो ऑयल को और वाटर को,
सेपरेटिंग फनल, लेयर्स फॉर्म हो रही थी, पिगमेंट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के पिगमेंट्स को अलग करने के लिए क्या करोगे, कलर्ड कंपोनेंट्स होंगे। कलर के लिए आप क्या यूज कर रहे थे, क्रोमेटोग्राफी। तो ये था आपके कुछ सैंपल, आपको टेक्निक्स बतानी थी, इतना था पूरा चैप्टर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। होपफुली आपको सब समझ आया होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे साथ बने रहो, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके बाय।